आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। रविवार को 2 मुकाबले खेले जाएंगे, 38 और 39, और इन दोनों मुकाबलों पे हम नजर डालेंगे। मैं हूं निखिल नाज, मेरे साथ हैं दीप दास गुप्ता। ये पहला मैच जो आएगा दोपहर को हैदराबाद बनाम कोलकाता, और ये मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। लेकिन इससे पहले हम वो मुकाबले पे नजर डालें, एक मुकाबला स्टूडियो में ही हो जाता है। हमारे साथ दीप है, हम उनके साथ क्विज के सवाल पूछेंगे। और वैसे भी कहते हैं कि आपका हलाल करने से पहले पानी पिलाया जाता है, इसलिए हमने आपको पानी पिलाया है। मारने थोड़ा से पहले है, कॉफी है, गर्म पानी कॉफी पिलाते हैं ताकि आप तैयार हो सके हमारे इस टफ क्विज के लिए। ठीक है, ये जो सवाल है आप जानते हैं कि जो 2 मुकाबले आ रहे हैं रविवार को, उन्हीं से जुड़े हैं, तो उन चारों टीमों के ही खिलाड़ियों से जुड़े होंगे। पहला सवाल आपके लिए आता है, IPL 2019 में आंद्रे रसल ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं 39। लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन सा खिलाड़ी है? आपके ऑप्शंस है क्रिस गेल, AB डिविलियर्स, हार्दिक पांड्या, जॉस बटलर। अगर आपको मुश्किल है तो मैं हिंट दे सकता हूं। इंडियन है? नहीं, हिंट चले मैं आपको हिंट दे देता हूं। जो ऑब्वियस आपको लग रहा है जवाब उसी पर जाएगा। हार्दिक पांड्या। गलत जवाब। तेरी का छक्के की बात हो, नहीं छक्के की बात तो कौन होगा? क्रिस गेल, द मोस्ट ऑब्वियस आंसर। लेकिन ये हैरानी वाला जवाब इसलिए है क्योंकि आपको लगा नहीं क्रिस गेल इस IPL में चल पाए, फिर भी देखिए उस नहीं, मतलब वही है चले। लेकिन हार्दिक का भी, क्योंकि हम हाल ही में इतना ज्यादा बात करना हार्दिक और उनका हेलीकॉप्टर शॉट और छक्के की, तो दिमाग में थोड़ा घूम रहा था हार्दिक, बट सही कहा आपने। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल। IPL 2019 में किस इकलौते गेंदबाज ने एक ही पारी में 60 से ज्यादा रन दिए हैं? कुलदीप यादव, टिम साउदी, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज। ये वो टिम साउदी वाला मैच है मेरे ख्याल से। टिम साउदी सही जवाब। हिंट में आपको देने वाला था, लेकिन हिंट की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। कल कुलदीप भी बहुत करीब आ गए थे। मैं वही कहने वाला था, कुलदीप यादव सिर्फ 1 रन दूर रह गए थे। हाँ, लेकिन उनका IPL वैसा नहीं चल रहा जैसा वो चाहेंगे। चलिए उन पे हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए उनका नाम भी था इस फेहरिस्त में। कुलदीप यादव पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 3। वो है, IPL के पहले सीजन में रॉबिन उथप्पा किस टीम के लिए खेले थे? 4 ऑप्शंस, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। 3 टीमों के लिए खेल चुके हैं वो, लेकिन सबसे पहला हम जानना चाहते हैं आपसे। अच्छा, समझ में आ गया, बैंगलोर। गलत जवाब। बैंगलोर दूसरी टीम थी, बैंगलोर के लिए जरूर खेले थे, लेकिन सबसे पहला सीजन वो मुंबई के लिए खेले थे 2008 में। तो फिर आपने गलत बोला है, फिर वो 4 फ्रेंचाइज के लिए खेल चुके हैं। मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता और पुणे। हाँ, पुणे याद नहीं रहता क्योंकि वो गायब ही हो गए। वो गायब ही हो गई, वो फ्रेंचाइज ही नहीं है इसलिए। अच्छा। लेकिन पहला हमने आपसे पूछा था कौन सा है, वो मुंबई है। तो 3 में से 1 ओके, आपके अंक है इस पे। ठीक है, पास होना है ना, 2 में से 1 मुझे आंसर करना है पास होने के लिए। हाँ चलिए अगले सवाल पे। लेकिन इससे पहले मैं अगला सवाल पूछूं। सवाल ये है, क्या अगले सीजन वो खेल रहे होंगे किसी भी फ्रेंचाइज के लिए? नहीं, खेल तो रहे होंगे। अच्छा, अब किसके लिए वो अलग बात है। ठीक है, वो भी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे कार्यक्रम में। ठीक है, सवाल नंबर 4। IPL में चेन्नई के लिए धोनी ने कितनी बार मैच मिस किया है? आपके ऑप्शंस हैं 16, 12, 8 या 4। चेन्नई के लिए इसमें थोड़े इंजर्ड भी थे, ज्यादा हिंट दे सकता हूं। हिंट आपके लिए ये है कि वो ज्यादा मैचेस मिस नहीं करते वैसे चेन्नई। वही तो मैं कह रहा था, तो 4 सही जवाब। 2 आपके सही रहे 4 में से। 4 उन्होंने मिस किए थे। 2010 सीजन में उन्होंने 3 मैच मिस किए थे। बैक इंजरी या कुछ था उनको। बैक इंजरी अब है, लेकिन अगर आप बता दें 2010 में क्या इंजरी थी, आपके लिए एक स्पेशल प्राइज होगा बाद में, अगर आप बता पाए कौन सी इंजरी थी। 2010 में कौन सी? 3 मैचेस उन्होंने लगातार मिस किए, 10 दिन के लिए बाहर थे। फिंगर, थंब या कुछ? नहीं, बहुत टफ था ये वैसे। एल्बो इंजरी थी, उसकी वजह से। हाँ, उसकी वजह से वो 3 मैच नहीं खेल पाए थे। चलिए, लेकिन फिर भी जवाब आपका सही था। जो हमने पूछा वो आपने बताया। बोनस पॉइंट आपको सिर्फ नहीं मिला, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल था। चलिए, 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वो ये, IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शंस हैं गौतम गंभीर, सुरेश रैना, शिखर धवन, अंबटी रायडू। गौतम गंभीर। ब्रिलियंट आंसर। कैसे आप इस क्योंकि गौतम गंभीर को मैं खुद काफी बार आउट होते देखा है, क्योंकि वो ऐसे रख के भाग जाते हैं। कई बार होता है कि वो तो भाग जाते हैं, दूसरा बंदा नहीं भागना चाहता। तो इसलिए लग रहा था मुझे।
बिल्कुल सही जवाब। और दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो भी दिल्ली के ही बल्लेबाज हैं, वो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, 14 बार रन आउट हुए हैं शिखर धवन। तो कुछ है, दिल्ली के बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज रन आउट बहुत होते हैं। चलिए अब हम नजर डालते हैं दोनों मुकाबलों पर। पहला मैच हम जो बात कर रहे थे हैदराबाद बनाम कोलकाता, ये मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं हैदराबाद की प्लेइंग 11 दीप दासगुप्ता ने क्या चुनी है। दीप बताना चाहेंगे, कोई भी फेरबदल मुझे नहीं नजर आ रहा। नहीं किया भी नहीं है। अगर नबी को नहीं आप चाहते थे लाना? नबी को देखिए बड़ा थोड़ा पेचीदा मामला इसलिए है क्योंकि मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं चली है। तो वहाँ पे आप चाहते भी हैं कि केन विलियमसन रहे, थोड़ा वो उस नाव को संभाले मिडिल ऑर्डर, जो नहीं कारगर साबित हुई अब तक हैदराबाद के लिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी मैं समझ सकता हूँ कि जो टर्निंग ट्रैक है अभी हैदराबाद में, दोपहर का मैच है तो घूमेगी गेंद। और पिछले मैच में ना ज़्यादातर हमने राइट हैंडर देखे थे जब वो मुकाबला खेले थे। इसमें नरेन है आपके सामने, नीतीश राणा है। देखिए इसीलिए मैं और एक चीज़ जो सोच रहा था कि पिछले 2 मैच पहले दीपक हुडा को भी गेंदबाजी करते हुए देखा, तो वो भी ऑफ स्पिन कर सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा फेरबदल नहीं देखना चाहूँगा। हालांकि वो मिडिल ऑर्डर में आप अभी जो है थोड़ा विश्वास दिखाने की ज़रूरत है और थोड़ी सी, और केन विलियमसन, और एक चीज़ जो है कि मेरे ख्याल से 25 तक ही हैं बेस्ट तो उसके बाद निकल जाएंगे, तो उसके पहले थोड़े केन विलियमसन भी घुस जाएं टूर्नामेंट में थोड़ा दिमागी रूप से, तो वो बेहतर रहेगा। बहुत दिलचस्प बात आपने कही, क्योंकि आगे उनकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए कोलकाता के बारे में हम बात करें, उन 11 खिलाड़ियों पे नज़र डालते हैं जो दीप ने चुने हैं इस मुकाबले के लिए। मैं यहाँ देख रहा हूँ आपने एक फेरबदल किया है, यही सवाल हमने आपसे क्विज में भी पूछा था, वो तो अगले सीजन का सवाल पूछा था, लेकिन अगले मैच में तो आपने उनको बाहर कर दिया। रॉबिन उथप्पा बाहर गए, निखिल नायक / रिंकू सिंह। जी हाँ, क्योंकि अगर मैं बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से बनाऊं तो सुनील नारायण, क्रिस लिन, और मैं 3 में शुभमन गिल को वापस देखना चाहूंगा। 4 पे नीतीश राणा है, 5 पे आंद्रे रसल या दिनेश कार्तिक, 5-6 पे। तो मुझे अगर 6 या 7 पे किसी बल्लेबाज को लेना है तो वहां पे रॉबिन को लूंगा, या मैं ऐसे किसी बल्लेबाज को लूंगा जिनको आदत है आखिरी के 3-4 ओवर में। मैं रिंकू सिंह को उतना देखा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने देखा है, लेकिन मैंने निखिल नायक को ज़रूर देखा है महाराष्ट्र के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए, मैच फिनिश करते हुए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। तो अगर 5-6 पे ही मुझे किसी को खिलाना है तो मैं फिर रिंकू सिंह या निखिल नायक में से किसी एक को खिलाऊंगा। निखिल नायक के बारे में थोड़ा बता दें, क्योंकि बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखते हम जैसे, जिन्होंने सिर्फ आईपीएल में देखा है, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा जब उनको मौका मिला, लेकिन कद काठी के तो लंबे चौड़े नजर आते हैं, तो लगता है जब लंबे छक्के, बिल्कुल लंबे छक्के मारते हैं। अभी पीछे सैयद मुश्ताक अली में एक ओवर में 5 छक्के लगाए उन्होंने, 30 रन ओवर से आए उनके, एक ओवर में लिए उन्होंने। तो और लेकिन वो बल्लेबाजी पीछे करते हैं, वो 4-5 पे बल्लेबाजी करते हैं महाराष्ट्र के लिए, ओपन नहीं करते। जैसा पिछले मैच में जो एक मैच उन्होंने खेला केकेआर के लिए, ओपन करवाया था, तो वो मुझे नहीं लगता कि सही जगह है जहाँ पे आपके पास विकल्प काफ़ी सारे ओपन के। अगर ओपन के विकल्प ही ढूंढ लें तो वहाँ पे नीतीश राणा जैसे हैं, शुभमन गिल हैं, लेन, और ये तो कर ही रहे हैं। अगर वैसे ज़रूरत है तो रॉबिन उथप्पा ओपनर है। लेकिन आपको मेरे हिसाब से अगर 5-6 खिलाना है तो निखिल नायक, लेकिन मैं निखिल नायक और रिंकू सिंह का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने निखिल नायक को फील्डिंग करते हुए उतना नहीं देखा है, तो मुझे ये नहीं पता कि फील्ड पे कैसे, क्योंकि विकेट कीपर है, खड़े थे पिछली बार, बिल्कुल, और वैसे विकेट कीपिंग करते हैं। तो रिंकू सिंह उस हिसाब से देखें, जब भी 12th मैन की जरूरत होती है केकेआर को तो रिंकू सिंह भागते हुए आते हैं, तो वो एक बेहतर फील्डर है शायद, हाँ जाहिर तौर पर। चलिए दीप के मुताबिक अगर निखिल नायक आते हैं तो उन्हें ओपनर नहीं, नीचे बल्लेबाजी करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि आंद्रे रसल को कहाँ बल्लेबाजी करनी चाहिए। खुद आंद्रे रसल से जान लेते हैं कहाँ चाहेंगे वो बल्लेबाजी करना। Honestly, I think sometimes we have to be flexible as a team, and you know, when you look at the makeup of our team, I wouldn't mind going to bat at number 4, and you know, to allow, because I believe in once I'm at the crease, you know, Virat Kohli is going to bowl his best bowlers to get me out, and those best bowlers will have leftovers in the back end. Me going to bat early would definitely be a good thing for KKR, but with our makeup of the team, I just think, you know, that's not a good time at the moment, because for me to bat in the back end and know what I can do in 4 or 5 overs. But it's a good answer. बहुत दिलचस्प जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने खुद कहा कि मैं अगर ऊपर बल्लेबाजी करूंगा तो केकेआर के लिए अच्छा होगा, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि टीम का इस वक्त मेकअप ऐसा है, शायद मेरे को वहाँ नहीं मौका मिले। आपने लेकिन कहा नंबर 5 पर उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए। मुझे और एक चीज़ जो मैं सुन के लगता है कि देखिए, आप सीनियर प्लेयर हैं, कप्तान से ज़्यादा साल आप खेले हैं केकेआर के लिए, तो अगर आपको ये बात कहनी है तो आप कमरे में कहिए ना कप्तान को। क्या पता
कमरे में कही हो, उस पर कोई सुनवाई ना हुई हो, इसलिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तभी माय नेक्स्ट पॉइंट, जो मेरा अगला पॉइंट ये था कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं ठीक नहीं वहाँ पे। क्योंकि जब मैं देखता हूँ एक सीनियर प्लेयर आके कुछ ऐसी बातें कहता है प्रेस के सामने, उसका मतलब वो चाहता है कि थोड़ा दबाव बने टीम के ऊपर। मतलब उन्होंने तो खुद बात की है, बात बनी नहीं है, तो बाहर से भी थोड़ा सा प्रेशर आए दुनिया के थ्रू। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। कल भी मैं मैच के दौरान देख रहा था, पिछले मैच के दौरान, कि कुछ उन्होंने कहा कुलदीप की जब मार पड़ी थी मैच के बाद, कुछ मेरे पास मैसेजेस भी आए कि वो थोड़े से शायद रो रहे थे, आंखों में आंसू थे उनके। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये वो केकेआर टीम नहीं है। क्योंकि कुलदीप के बारे में आप बात कर रहे हैं तो ये उनका प्रदर्शन रहा है। कुलदीप के आंखों में आंसू आ गए थे, क्या उनको कुछ कहा गया था उसकी वजह से, या फिर जिस तरह से मुझे उनका पता नहीं, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल क्रिकेटर है, कुछ तो है, मतलब ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं कह रहा कि हार रहे हैं, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, सीनियर प्लेयर, अभी हमने आंकड़े देखे वहाँ पे 2019 में सबसे बुरे हैं, ये सीजन सबसे बुरा। लेकिन आप अगर इकोनॉमी देखें तो 8.1 से 8.1 से 8.7 पे आए हैं। तो वैसा नहीं कि बहुत कुछ खराब उनके आंकड़े हो गए हैं, लेकिन फर्क जहाँ पे पड़ा है, फर्क पड़ा है ये। लेकिन ये सीजन देखे ना, हर जगह 10 के ऊपर है इकोनॉमी उनकी, सारे मुकाबले। हम 2019 में देखे, 2018, तो दो जो इनके वर्स्ट परफॉर्मेंसेस रहे हैं वो 2019 में आए हैं। एक सबसे मैं मानता हूं, लेकिन इसके पहले वाले में हम अगर देखें तो फर्क पड़ा है 0.6 का। 0.6 का मतलब आप 4 ओवर में देख लेंगे तो घुमा फिरा के आपके 4 रन भी नहीं होते, है ना, 3 रन का फर्क हुआ है। लेकिन जो फर्क असल में पड़ा है वो है विकेट्स में। 17 विकेट उनके थे पिछले साल, और इस साल जो है 4 विकेट है। तो ये क्योंकि कुलदीप यादव आपके वैसे प्लेयर नहीं है कि जो 6 के इकोनॉमी से बॉल डालेंगे, 7 के रन थोड़े से पड़ेंगे, लेकिन वो विकेट जो है ना वो 4 नहीं चाहिए आपको। जब आधा टूर्नामेंट हो जाए तो 10 के आसपास होना चाहिए, तभी आप देखें औसत देख लीजिए, स्ट्राइक रेट देख लीजिए, बहुत ऊपर है। वो आपको चाहिए कुलदीप, क्योंकि वे आपके विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। क्योंकि आपने उस बारे में चर्चा करी कि इस वक्त क्या टीम के अंदर माहौल होगा, और अब आंद्रे रसल के कुछ संकेतों पे भी बात कर रहे थे पिछली बार, क्या हो सकता है, मैं इसी संकेतों को देख रहा हूँ। एक मौका ऐसा भी आया था अंत में, जब आपके पास नीतीश राणा दूसरे एंड पे थे, जो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ एरोगेंसी नजर आई, रन नहीं ले रहे थे, उनको चांस नहीं दे रहे थे, क्या मारना चाहते थे, वो ये सब सोच के बारे में बात कर रहा हूं। मैं उस हिसाब से नहीं सोच रहा, क्योंकि एक तरफ नीतीश राणा ने बहुत बढ़िया पारी खेली, बहुत बढ़िया 177 176 की स्ट्राइक रेट से, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स हैं जो 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। तो 170 जहाँ की बहुत ही शानदार है, लेकिन 300 मतलब इनह्यूमन है। तो वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीजें से कुलदीप की मैं बात दोनों ना बल्लेबाज बात भी नहीं कर रहे थे उस बीच। अगर आप देखें जब जो डॉट बॉल खेली जा रही थी, अक्सर आप देखते हैं बल्लेबाज आके बात करते हैं, बिल्कुल, अब शायद एक दूसरे से खफा थे। चलिए हम हो सकता है, वो मतलब वो स्पेक्युलेट करने वाली बात है। लेकिन मैं एक छोटा सा चीज मैं क्यों कह रहा हूँ कुलदीप का, अगर आप कुलदीप का वो मोइन अली वाला ओवर उठा लें जहाँ पे मेरे ख्याल से 24-25 कुछ रन खाए उन्होंने, कहाँ पे गेंदबाजी करे था, आउटसाइड ऑफ स्टंप। कुलदीप यादव जो कि अटैकिंग बॉलर है, आउटसाइड ऑफ स्टंप उनके लिए, वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप उनके लिए वो नेगेटिव लाइन हुआ। अगर आपको आउट करना है, आपने क्या किया, आपने आउट स्टंप के बाहर बॉल डाली, मतलब आपके पास वो मिस हिट वाला है, छक्का नहीं खाना, या आउट करना तो मिस हिट होकर आउट होगा। लेकिन आपने एलबीडब्ल्यू बोल्ड तो हटा ही दिया अपनी इक्वेशन से। तो वो मुझे कभी कभार लगता है कि ये क्या वही कुलदीप यादव है जो जब इंडिया के लिए खेलता है अटैक करता है, चाहे कप्तान MS धोनी हो या पहले जब थे और अब विराट हो, हर समय उनके लिए स्लिप रहता है, कहते हैं कि नहीं हमें विकेट लेके दो। इसके पहले भी जब गौतम गंभीर जब कप्तान थे KKR के, तब उनका लाइन या सोच ही अटैकिंग होता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देयर इज सम डिफरेंस अभी उस ड्रेसिंग रूम में। जाहिर तौर पर जो दीप कह रहे हैं, हम हालांकि स्पेकुलेट करें, लेकिन अगर आप अंक तालिका में देखें कोलकाता का प्रदर्शन, जिस तरह की उनकी टीम है और जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस नहीं नज़र आ रहा। तो जाहिर तौर पर कुछ और परेशानी है जो शायद मैदान के बाहर भी हो। चलिए दूसरे मुकाबले पर हम नज़र डाल लेते हैं, वो है हैदराबाद के बारे में हमने बात कर ली। तो केन विलियमसन के यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से उनका प्रदर्शन रहेगा। उनको अभी भी टीम में बना के रखा हुआ है दीप ने, केन विलियमसन को, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये इस खिलाड़ी को शोभा नहीं देते जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा। बिल्कुल नहीं। अगर आप देखें टॉप 3-4 बल्लेबाजों में, अगर आपको नाम लेना है तो उनका नाम आता है उन टॉप 3-4 बल्लेबाजों में। लेकिन इस साल देखिए वो एक तो वो भी मसला, आप एक मैच खेले फिर इंजर्ड हो गए, फिर आए एक मैच खेला, फिर अगला मैच बाहर बैठे फिर खेले, तो वो कुछ अब अंदर बाहर चल रहा है। लेकिन
खासकर जिस तरीके की इस जर्नी से है अब इस वक्त हैदराबाद, बहुत ज़रूरी है इनका फॉर्म में आना। एक तो इसलिए क्योंकि मिडिल ऑर्डर फिलहाल जब तक बेस्टो है तो मिडिल ऑर्डर को पकड़ के रखना है, और थोड़े दिन में बेस्टो भी निकल जाएंगे 25 तारीख को, तब तो शायद ओपन करेंगे वो, तो तब और ज़्यादा दारोमदार बढ़ेगा उनके ऊपर। तो इनका फॉर्म में आना बहुत बहुत ज़रूरी है। काफ़ी हद तक हैदराबाद क्वालिफाई करती है या नहीं करती है, कितना दूर जाती है इस टूर्नामेंट में, काफ़ी कुछ निर्भर करेगा इस प्लेयर के परफॉर्मेंस पे। हैदराबाद कितनी दूर जाती है काफ़ी निर्भर करेगा इस मुकाबले के नतीजे पे भी, क्योंकि ये दोनों टीमें इस वक्त साथ साथ जुड़ी हुई हैं, लड़ रहे हैं कि कौन वो चौथी टीम होगी जो प्लेऑफ में आएगी। आपको प्रेडिक्शन करना हो तो? हैदराबाद में मैच है, और हैदराबाद मुझे दोबारा लग रही है कि एक लैब पकड़ रही है। अभी राशिद खान भी विकेट ले रहे हैं, नदीम पिछले मैच में खेले तो उन्होंने विकेट लिया। मैं हैदराबाद के साथ जाना चाहूँगा इस मैच में। चलिए, इस मुकाबले में दीप के मुताबिक हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन अगले मैच के बारे में बात कर लेते हैं जो शाम को खेला जाएगा रविवार को, बेंगलोर बनाम चेन्नई, यानी MS धोनी बनाम विराट कोहली। ये मैच बेंगलोर में खेला जाएगा और इसके लिए ढेर सारे फैंस बट जाएंगे, विराट कोहली के समर्थन करें या MS धोनी के। ये तो इंडियन क्रिकेट के टॉप 2 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला होगा। चलिए, प्लेइंग 11 पे सीधा नज़र डाल लेते हैं। दीप, आपने RCB की आखिरी 11 में एक चेंज किया है जो बहुत जाहिर था। जाहिर सी बात है, अगर वो फिट हैं तभी, वरना तो मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत है किसी चेंजेस की। वो उन्होंने तो कुछ बैटिंग, क्लासन ने बैटिंग ही नहीं की, लेकिन फील्डिंग ज़बरदस्त की उन्होंने। मुझे ये टीम अच्छा दिख रहा है, खासकर अगर आप देखें AB डिविलियर्स वापस आ जाते हैं, और जिस लय में खासकर मोइन अली दिखे, वो बहुत ही अच्छा लगा देखने में। और इनफैक्ट हम बात कर रहे थे इंग्लिश शो में कि कितने अंडररेटेड ऑलराउंडर है मोइन अली। अगर आप उनके इंटरनेशनल करियर उठा के देख लें, चाहे वो बैटिंग हो, वो इंग्लैंड टीम में कभी बतौर गेंदबाज खेलते हैं, कभी बतौर बल्लेबाज खेलते हैं, मतलब दोनों पक्ष जो है लगभग इक्वल सा है उनका। और उनके आंकड़े भी उठा के देख ले, चाहे वो IPL के ही क्यों ना हो और इंटरनेशनल क्यों ना हो, सारे आंकड़े आपको ये बताते कि एक टॉप ऑलराउंडर है, वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप ऑलराउंडर है मोइन अली। और देख के अच्छा लग रहा है कि इस साल परफॉर्मेंसेस भी वैसे कर रहे हैं। अगर आप उनके इकोनॉमी रेट देख लें, बॉलिंग में तो 7 के नीचे है मेरे ख्याल से, बैटिंग भी मेरे ख्याल से 30-31 का औसत है, 170 का स्ट्राइक रेट। तो हर चीज़ जो है, हर एक जो आपका जो पैमाना है, वो उस हिसाब से तो एकदम अच्छे सेट बने हुए हैं। चलिए, एक चेंज बैंगलोर की टीम में, अगर AB डिविलियर्स फिट है तो वो ज़ाहिर तौर पर आ जाएंगे। हम चेन्नई की टीम पर नजर डालते हैं। दीपदास गुप्ता ने क्या बदलाव करना चाहा है इस टीम में? 2 सेम एक है यहाँ पर, अगर MS धोनी फिट है तो वो आते हैं, लेकिन आपने उसके अलावा एक और चेंज किया है। बिलिंग्स को आप बाहर भेजेंगे और उसकी जगह बेसिकली ये है या मोहित जी, कर्ण शर्मा जो गेंदबाज जो थे, क्योंकि चेन्नई में मैच था तो वो वहाँ पे पिच अलग थी जहाँ पे ज़्यादा मदद है, यहाँ पे चिन्नस्वामी में उतना ज़्यादा मदद नहीं है स्पिन के लिए, तो फिर एक फास्ट बॉलर, तो वो थोड़ा टैक्टिकल सा चेंज है कि एक स्पिनर की जगह एक फास्ट बॉलर। तो वो अब जो भी फॉर्म में स्कॉट कुगलाइन भी खेल सकते हैं, 4 ओवरसीज अगर 3 के साथ जाना चाहें तो फिर मोहित खेल सकते हैं। चलिए, ये मुकाबला था MS धोनी बनाम विराट कोहली। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कौन बेहतर कप्तान है, वो आंकड़े ही बता देंगे, क्योंकि अगर आप आंकड़ों पर नज़र डाल दें किस तरह से इन दोनों टीमों ने प्रदर्शन किया है, साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि MS धोनी का पलड़ा भारी रहा है। इस टीम ने अक्सर, आप पिछले 5 मैचों में देखें, बेंगलोर बनाम चेन्नई, सिर्फ चेन्नई का नाम ही नजर आता है। चेन्नई 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 5 लगातार मैच जीते, 6ठा मैच ये हो सकता है। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं तो जहन में होती होगी, चाहे विजयी कप्तान है या वो कप्तान जो हारे हैं, कि इस टीम से, अब विराट कोहली होते क्या सोचते हो कि इस टीम का पार पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा है हमेशा? जी बिल्कुल, थोड़ा तो दिमाग में रहेगा कि वहाँ पे, मतलब अगर आप देखें पिछले 5 मुकाबले चेन्नई ने जीता है, लेकिन काफ़ी हद तक अब उस मुकाम पे है RCB की टीम जहाँ पे मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा सोच नहीं रहे हार और जीत के बारे में। अब मेरे ख्याल से यह है कि एंजॉय करेंगे, खुल के खेलेंगे और हार्ड खेलेंगे, लेकिन वो जो है अब क्या ना, वो एक बर्डन सा था, एक कंधे पे बोझ सा कह सकते हैं कि क्वालिफाई करना, हर एक मैच जीतना है या अगले 4 में से 3 जीतना है। तो मेरे ख्याल से वो बोझ सा अब जो था वो नहीं रहा, अब खुल के खेल रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा डेंजरस टीम लग रही है RCB।
अगर उनको हराना पड़े चेन्नई को, तो एक अगर पैंतरा आजमाना हो बैंगलोर की टीम को, वो ये हो सकता है दीपक चहर को आप शुरू में टारगेट करें क्या यहाँ पर एक, और हम क्योंकि बैंगलोर की बल्लेबाजी करें तो है ऐसी बल्लेबाजी जो शुरू में जो पावर प्ले में निकल जाते हैं, कम रन देके वहाँ टारगेट हो सके। बिल्कुल, और अगर आप देखें तो वो काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं पार्थिव, क्योंकि वही काम रहता है उनका कि आके कम से कम पहले 6 ओवर में जो रिस्क लेके वो रन बनाता है, और खासकर दीपक चहर के लिए, क्योंकि वो उनका जो स्टॉक बॉल है वो इन स्विंगर मतलब लेफ्ट हैंडर के लिए अंदर की तरफ आएगी गेंद, छोटा सा मैदान है, तो वहाँ पे जैसे आपने कहा कि वो ज़रूर एक सोच होगी कि किस तरीके से दीपक चहर को कम से कम थोड़ा सा अटैक किया जाए, क्योंकि अमूमन होता है कि 3 ओवर करके निकल जाते हैं 14-15 रन देकर और साथ में 1-2 विकेट भी उठा लेते हैं, तो वो एक ज़रूर रणनीति देखने लायक होगी। इससे पहले मैं आपसे प्रेडिक्शन के बारे में पूछूं, एक हम और आंकड़ों पे नजर डाल लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा शायद प्रेडिक्शन करना। वो ये कि किस तरह से कोहली और एबी डिविलियर्स का योगदान रहा है, ये शायद हमें आंकड़े दिखाने की भी जरूरत नहीं, लोगों को वैसे ही पता है कितने ज़्यादा वो रन बनाते हैं इस टीम के लिए। तो क्या ये कहना सही होगा अगर एबी डिविलियर्स खेलते हैं तो नतीजा कुछ और हो सकता है, अगर नहीं खेल रहे तो फिर ये शायद एक तरफा मुकाबला हो? क्या देखिए, एबी डिविलियर्स पिछले मैच में नहीं खेला था उन्होंने, फिर भी जीत गए, और मोइन अली अच्छे लय में हैं, तो वो होपफुली बरकरार रखेंगे। स्टॉइनिस भी देख के अच्छे लग रहे हैं। देखिए, अब वो हो गया ना कि अब वो थोड़ा सा टेंशन, जैसे मैंने कहा, वो नहीं रहा। अभी वो टेंशन नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक होता है ना कि करना ही होगा, करो या मरो वाली बात, अब वो है नहीं। आपको पता है कि आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते क्वालिफाई, तो आप यही कर सकते हैं कि खुला खेल सकते हैं, जो होगी देखी जाएगी आगे। तो उस लिहाज से ज़्यादा डेंजरस है, और खासकर चिन्नस्वामी में तो डेंजरस है ही, खासकर चेन्नई के खिलाफ। ढेर सारे रन जरूर देखने को मिलते हैं चिन्नस्वामी में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए दीप दासगुप्ता। आंकड़ों पे आपने नज़र डाला, पिछले मुकाबलों पे नज़र डाला, जाहिर तौर पर चेन्नई की टीम इस वक्त ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन अगर कोई एक चीज़ है जो बैंगलोर के पक्ष में हुई है कि उन्होंने पिछला मुकाबला जीता। हाँ, मैं एक क्विकली एक वर्ड कहना चाहूँगा कि एक चीज़ देखने वाली बात होगी, चेन्नई का मैच है यहाँ पे हाई स्कोरिंग वेन्यू पे, अभी तक 180 ना उन्होंने डिफेंड किया है ना चेस किया है, तो ये 180 वाला ग्राउंड है कम से कम 170-80, उस नज़रिए से भी देखना मज़ेदार रहेगा। बस एक ही फ़ायदा चेन्नई को ये है कि अगर किसी टीम के खिलाफ 180 चेस करना है तो शायद वो बैंगलोर की टीम है, उसी गेंदबाजी अटैक के खिलाफ वो चेस कर सकते हैं। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।